भगवान बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहू जी महाराज, अयंकाली जी, नारायण गुरु जी, रामास्वामी नायकर जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललन सिंह यादव जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सुखलाल कुशवाहा जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पे आसीन हमारे भाई, हमारे साथी विधायक लखन घनघोरिया जी, पूर्व मंत्री, दूसरे साथी और माननीय विधायक सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, कैलाश जी, बैजनाथ पटेल जी, सत्येंद्र जी, मदन कुशवाहा जी, सभी मंच पे बैठे हुए साथी और सामने बैठे साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। साथियों, सम्राट अशोक जी शायद दुनिया के एकमात्र ऐसे महाराजा हुए हैं जिनके नाम के सामने महान सम्राट अशोक लिखा जाता है। और ये महान इसलिए नहीं बने कि इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की, बल्कि ये महान इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि जब इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त कर ली और कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद वो बहुत प्रफुल्लित थे। उनको लग रहा था कि मैंने दुनिया को जीत लिया, मैंने कलिंग विजय प्राप्त कर ली। उनके उस भाव को देखकर वहां से गुजर रहे एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा कि तुम कह रहे हो कि तुमने दुनिया को जीत लिया, तुमने कलिंग को जीत लिया, लेकिन मुझे यह बताओ ए सम्राट, क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार, गुस्सा व नफरत को जीत लिया? चारों तरफ खून ही खून है, लाशें ही लाशें हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? तो एकदम से सम्राट अशोक निशब्द रह गए और देखा चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून है। और उन्होंने उसी क्षण शस्त्र और अस्त्र त्याग कर तथागत बुद्ध के शरण में चले गए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और वहीं से उन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म का समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री और शांति और मानवता का संदेश दुनिया के कोने कोने में पहचाना शुरू कर दिया। अपने बेटे बेटी को भी धम्म के कार्य में लगा दिया। 84,000 बौद्ध मठ बनवाए, शिलालेख लिखवाए। इस कार्य से सम्राट अशोक महान बने। हम लोग पिछले कुछ वर्षों से सुनते आए कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है। दोबारा से दोहरा रहा हूं, पिछले कुछ वर्षों से हम सुनते आए कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है।
लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है। ऐसे कौन से कारण हैं कि सम्राट अशोक के टाइम पर भारत में जातियां थी, लेकिन जातियों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता था, ऊंच नीच और छुआछूत नहीं थी। और हम सब के लिए गर्व की और गौरव की बात है कि भारत में उस वक्त 16 गणराज्य थे। जब तथागत बुद्ध उस वक्त सिद्धार्थ थे, एक राजा के बेटे थे, उस वक्त 16 गणराज्य थे और राजा को उस वक्त बकायदा वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से चुना जाता था। तो हमारा देश तो इतना महान है कि पूरे दुनिया को प्रजातंत्र भारत से गया। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रजातंत्र लगातार कमजोर किया जा रहा है। भारत में प्रजातंत्र व संविधान आज खतरे में है और खतरे में कोई और नहीं पहुंचा रहा, बल्कि संविधान के लिए और भारत के प्रजातंत्र के लिए खतरा भारत का चुनाव आयोग बन गया है। भारत के अनेकों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। भारत की संवैधानिक संस्थाएं, जिनको संविधान से चल के संविधान को मजबूत करते हुए देश को, प्रजातंत्र को मजबूत करना था, वो संवैधानिक संस्थाएं भारत को और भारत के प्रजातंत्र को और संविधान को कमजोर करने में लगी हैं। होना तो यह चाहिए था कि इस कार्यक्रम में बिना बुलाए आने वाले लोगों से पूछताछ होनी चाहिए थी कि तुम लोग इस कार्यक्रम में क्यों गए। जब तुमको बुलाया ही नहीं गया तो तुम वहां क्यों गए। जो उपद्रवी है, पुलिस उपद्रवी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, बल्कि वो उपद्रवी जो संविधान के खिलाफ हैं, जिन्होंने संविधान की प्रति को फाड़ा है, एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भारत के संविधान पर और भारत के प्रजातंत्र पर हमला किया है। भारत के संविधान को फाड़ने वाले देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं। होना तो यह चाहिए था यहां के एसपी को उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए जांच करनी चाहिए थी कि उन लोगों को किसने भेजा। वो कौन लोग हैं जो भारत के संविधान से नफरत करते हैं, जो यहां शांति और मानवता का संदेश देने वाले, तथागत बुद्ध के विचार पर चलने वाले लोगों के कार्यक्रम में विघन डालने आए हैं। गिरफ्तारी तो उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है हमारे इस कार्यक्रम को। तो मैं उनको बता दूं, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें इस देश के संविधान को बदलने की, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटीज को कुचलने की, लेकिन वो ये याद जरूर रखें कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर 50 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। भारत में हजारों जातियां, अनेकों धर्म हैं और इस विविधता भरे भारत को एकजुट अगर कोई चीज रख सकती है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रख सकता है। वरना जरा सोच के देखिए, जब तक भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक भारत कितने बार विदेशियों का गुलाम हुआ। तब तक भारत कभी भी एकीकृत एक राष्ट्र नहीं बन पाया। आजादी से पहले भारत
62 रियासतों में बटा हुआ था। ऐसे कौन से कारण थे जब भारत आजाद हुआ? आजादी से पहले भारत के संविधान को लिखने की बात आई तो भारत में क्या कोई संविधान लिखने वाला ही नहीं था? विदेशियों से निवेदन किया कि हमारे देश का संविधान लिख दो। वो तो जिनसे वो लिखवाना चाहते थे उन्होंने कहा कि आपके खुद के देश में डॉक्टर अंबेडकर नाम का एक संविधान का एक विद्वान जो जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, आप अपने देश का संविधान उनसे लिखवा लो, क्योंकि वो भारत की परिस्थिति को भी जानते हैं, भारत की जाति व्यवस्था को भी जानते हैं, भारत की संस्कृति को भी जानते हैं, भारत की विभिन्नता को भी जानते हैं। तो हम विदेश के लोग भारत को एकजुट एक राष्ट्र बनाने का संविधान लिखने में सक्षम नहीं है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। अभी तो हमारी देश के लोगों को यही नहीं पता कि 1935 से पहले भारत में वोट डालने का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स देते थे अंग्रेज सरकार को, वोट डालने का अधिकार इनकम टैक्स पेई को था, वोट डालने का अधिकार ग्रेजुएट को था, वोट डालने का अधिकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को, जमींदारों को था। लेकिन मनुस्मृति का जो शासन था, मनुस्मृति इस देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देती, व्यापार करने का अधिकार नहीं देती, संपत्ति का अधिकार नहीं देती। और मनुस्मृति केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि इस देश के शूद्रों और अछूतों जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, इन सब वर्गों को मनुस्मृति के अंदर ना पढ़ने का अधिकार था, ना ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था। इस वजह से इस समाज के लोग व्यापारी नहीं बन पाए, जमींदार नहीं बन पाए, इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए, ग्रेजुएट भी नहीं बन पाए। इसीलिए भारत की महिला, भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी जो भारत में 80% से ज्यादा हैं, उन लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अंग्रेजों से लड़कर 1928 में साइमन कमीशन को ज्ञापन देकर 1930, 1931, 1932 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को यह बात समझाई कि भाई जब तक तुम भारत में नहीं आए थे तब भी इस देश के शूद्र और अछूत और महिलाएं गुलाम थी, और अब तुम्हारा शासन चल रहा है, अब भी इस देश के शूद्र, अछूत और महिलाएं गुलाम हैं। अभी भी इस देश की महिला व्यापार नहीं कर सकती, इस देश की महिला संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती, इस देश की महिला वोट नहीं डाल सकती, इस देश का पिछड़ा और दलित, आदिवासी ना संपत्ति का मालिक बन सकता है, ना पढ़ सकता है, ना व्यापार कर सकता है। और आप आज भारत को आजाद करने की बात चल रही है, भारत के लोगों के अधिकार की बात चल रही है, तो अगर तुम चले जाओगे तो भारत में बदलेगा क्या? तुम्हारे आने से पहले जो स्थिति थी वो भी आज भी तुम्हारे बाद भी वही है। तो हम चाहते हैं कि आप आजादी दें, लेकिन उस आजादी के अंदर इस देश के दलित, इस देश की महिला, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे पहले तो उन्होंने तर्क के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर पूरी ब्रिटिश सरकार को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि आपको दलित पिछड़ों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए, उन सबको वोट का अधिकार देना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार देना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी होने चाहिए। और खुशी की बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विद्वता से, उनके आर्गुमेंट से, उनके तर्क से, उनकी वकालत से अंग्रेज सरकार कन्विंस हुई, और कन्विंस होने के बाद 1935 का कानून बना भारत सरकार का। 1935 के कानून में भारत के सभी लोगों को, स्त्री हो या पुरुष हो, दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सब लोगों को वोट का अधिकार मिला। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन हुआ क्या? इतनी मुश्किल से वोट का अधिकार मिला था, वो वोट का अधिकार जो इस देश की सरकारें चुनने का काम करता है,
वो वोट का अधिकार जो इस देश में एमपी, एमएलए, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत चेयरमैन, मेयर, ये सारे पद को चुनने का जो अधिकार इस देश की जनता को देता है, इस देश की जनता ने उस वोट की अधिकार की वैल्यू को गंवा दिया, उस वोट की इज्जत ही नहीं की। आज मध्य प्रदेश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जनसंख्या 93% है, 93%, लेकिन 93% वाले लोगों के कार्यक्रम को 7% लोगों की संख्या वाले लोग आके डिस्टर्ब करते हैं। 7% की जनसंख्या वाले लोग 93% के इस राज्य को कब्जा कर इनके ऊपर शासन कर रहे हैं। 7% वाले लोग इस देश में कथा वाचन करने पर एक पिछड़े वर्ग के यादव की चोटी काटकर उसके ऊपर गौमूत्र छिड़क देते हैं। 7% वाले लोग इस 93% समाज के लोगों को पैर धुलवाकर उनको पैर धुले हुए पानी पिलाते हैं, उनके ऊपर पेशाब करते हैं। भाई कैसा प्रदेश है ये कैसा प्रदेश है? कैसे 93% हो, कैसे 90% हो, कैसे 85% हो? आप लोगों को अपने अधिकार का ही नहीं पता। और सबसे ज्यादा जो नुकसान इस देश में हुआ, जिस पे चर्चा ही नहीं होती, खासतौर पर हमारे लोग नहीं करते, तो मैं आज आपको बता दूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो मंच के ऊपर बैठे हैं वो भी और जो मंच के नीचे बैठे हैं वो भी, क्या इस देश में ब्राह्मण जाति की अपनी जात की कोई एक पार्टी है? ब्राह्मणों की क्या केवल अपनी जाति की कोई पार्टी है इस देश में? बनियों की कोई अपनी पार्टी है क्या? कायस्थों की कोई अपनी पार्टी है क्या? ठाकुरों की अपनी कोई पार्टी है क्या? लेकिन उसके बाद भी देश की सारी पार्टियों के ऊपर वही 4 जाति के लोग बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने कुर्मी समाज का, किसी ने जो चमार जाति के मुस्लिमों ने अपनी पार्टी बना ली। अरे तुम सारे बहुजन बहुजन करते हो, लेकिन जो मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाने का सपना देखा था और आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी जैसे हीरे छांट छांट के पूरे देश से एक बहुजन समाज का निर्माण किया था, उसके बाद हुआ क्या? वो बहुजन समाज का आंदोलन कहां चला गया? जितने भी ये बहुजन समाज के लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सारे के सारे उसी पार्टी में नहीं थे? उसी पार्टी से सांसद बने। और उस नेता ने जिसने बहुजन समाज का सपना दिखाया था और बहुजन समाज बनाकर दिखाया था, उसी के सपने को चूर चूर कर आप लोगों ने जातियों की पार्टी बना ली और इस बहुजन समाज को गड्ढे में धकेल दिया। कभी सोच के देखो ये हो क्यों रहा है? पहले उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर आपको पढ़ने नहीं दिया, और जब आपको पढ़ने का मौका देने के लिए ज्योतिबा फूले जी ने अपनी अनपढ़ पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, और सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख के साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 को पूना के फुलेवाड़ा में इस देश की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकी गई, उनको अपमानित करने का काम किया गया, लेकिन वो रुके नहीं। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख ने पढ़ाना बंद नहीं किया। उसी लड़ाई को फिर आगे चलकर साहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया, उसी लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन आज जब बाद में आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तो इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि भाई ये महिलाएं पढ़ती क्यों नहीं है, ये दलित पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ क्यों नहीं रहे। तो इस बात की जब जांच की कि क्यों नहीं पढ़ रहे, तो पता लगा गांव में, बहुत दूर दूर गांव में स्कूल हैं। एक गांव में स्कूल है तो 4-5 आसपास के गांव में कोई स्कूल नहीं है। लोगों को 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता है। तो उनको लगा कि भाई क्या किया जाए, कि फिर तो ना महिला पढ़ेगी ना दलित पढ़ेंगे, फायदा क्या हुआ। उस वक्त की सरकार ने गांव गांव में स्कूल खोलने शुरू किए, और जब गांव गांव में स्कूल खुलने लगे तो हमारे लोग पढ़ने लगे, लड़कियां भी पढ़ने लगी, और लड़कियां पढ़ के पायलट भी बनी, आर्मी ऑफिसर भी बनी, आईएएस भी बनी, आईपीएस भी बनी, डॉक्टर भी बनी, इंजीनियर भी बनी, साइंटिस्ट भी बनी, प्रोफेसर भी बनी, वकील भी बनी, जज भी बनी। और उसी प्रकार जब गांव गांव में स्कूल खुले और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, यहां तक कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बने। तो ये रास्ता जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से और रिजर्वेशन के माध्यम से बनाया था, इसका फायदा यह हुआ कि जब हमारे लोग पढ़ने लगे, उनमें ज्ञान आ गया, उनमें अच्छे और बुरे में अंतर करना आ गया।
अब हमारे लोग सत्ता से सवाल करने लगे, और सत्ता को यह पसंद नहीं है कि कोई दलित, अछूत, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सत्ता से सवाल करे। उन्हें यह पसंद नहीं है कि जो लोग उनके घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, जो लोग उनके सामने कभी खाट पे नहीं बैठ सकते थे, वो लोग आज उनके सामने खड़े हैं, आज उनसे सवाल पूछते हैं। और तो और जो लोग काम करने के बाद काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, आज वो काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। ये बात उन्हें पसंद नहीं। उन्होंने सोचा इस बेजुबान समाज को ये बोलने की ताकत कहां से आ गई। उन्होंने इस बात पर सर्वे किया। सर्वे करके उनको पता चला कि पहले मनुस्मृति की वजह से इनके पढ़ने पर बंदिश थी, इनके व्यापार करने पर, संपत्ति जोड़ने पर बंदिश थी, लेकिन इस डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लिखकर इन लोगों का पढ़ने का, आगे बढ़ने का, नौकरी का, सत्ता का सारे रास्ते खोल दिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस रास्ते को बंद कर दो। आरएसएस जैसे किसी कैंप में चिंतन हुआ होगा कि भाई फिर इस रास्ते को बंद कर दो, तो उन्होंने कहा इस देश में मनुस्मृति का शासन नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान का शासन है। अब इनका पढ़ना बंद नहीं कर सकते। सत्ता में आने के लिए तुम्हें इन्हीं की वोट की जरूरत है। अब क्या करें, मजबूरी हो गई। प्रजातंत्र है, वोट से सरकारें बनती हैं, वोट आपके पास है, तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा, चूंकि वो चालाक लोग हैं, छल कपटी लोग हैं, छल कपट करके राजा बलि की हत्या की, छल कपट करके हिरण्यकश्यप की हत्या की, छल कपट करके बार बार उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, छल कपट करके वृद्धरथ की हत्या की, छल कपट करके हमारे 84,000 बौद्ध मठ तोड़े, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, छल कपट करके भारत से बौद्ध धर्म का विलास करके जाति और छूत छूत के आधार पर इन्होंने व्यवस्था कायम की। वही छल उन्होंने फिर से किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा एक काम करो, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दो, टीचरों की भर्ती कम कर दो, स्कूलों में पढ़ने का माहौल मत बनाओ, और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। तो प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए। अब बताइए, एक ऐसा हालात पैदा कर दिए कि सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बन ही नहीं सकता, कुछ कामयाब हो ही नहीं सकता। अब स्कूल में जब स्कूल को उन्होंने कमजोर कर दिया, तो हर माँ बाप सोचने लगा अगर मेरे पास पैसा हो तो मुझे बच्चे को कामयाब करना तो प्राइवेट में पढ़ाऊं। अब जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में पढ़ा रहा है। लेकिन भारत में इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़े 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो हर महीने की इनकम 5,000 रुपए महीने से और 20,000 रुपए महीने के बीच है। 5,000 रुपया महीना से 20,000 रुपया महीना जो लोग कमाते हैं, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में 8 से 10,000 रुपया महीना 2 बच्चों को पढ़ाने पे खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? उनके बच्चे मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो इस वजह से जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमजोर किया। और बल्कि पीछे कुछ समय से, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद करके कई स्कूलों को एक करके मर्ज किया जा रहा है। यानी फिर से आपके बच्चे को 8-10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ेगा और उस दूरी की वजह से बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा। जानबूझकर सरकारी स्कूलों को इस हद तक कमजोर किया और बंद किया कि पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। पता है बात आपको? क्या आपको पता है बात? पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। और उन्हें पता है सरकारी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ते हैं? दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इस वर्गों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। और यह षड्यंत्र केवल यहीं तक नहीं चला, इस षड्यंत्र को उन्होंने और आगे बढ़ाया। एक समय था जब 19 मई 1969 को इंदिरा गांधी जी ने, जब देश में कोई सरकारी बैंक नहीं होते थे, उन्होंने 14 बड़े बैंकों को सरकार के अधीन ले लिया, उनका राष्ट्रीयकरण किया। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद हमारे दलितों को, आदिवासियों को उन बैंकों के अंदर लाखों लोगों को नौकरियां मिली। तो एक वो सरकार थी जिसने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार का दिन लेके आप लोगों को नौकरी का रास्ता बनाया। इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार का दिन लेके आप लोगों को नौकरी का रास्ता बनाया। गांव गांव में स्कूल खोलकर आपके बच्चों के पढ़ने का रास्ता बनाया। लेकिन आज देश के अंदर एक वो सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करते हुए 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। और 100 से ज्यादा पीएसयू जो पिछली सरकारों ने बनाए थे, इस बीजेपी की सरकार ने एक नया विभाग बनाया था
उस विभाग का नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, यानी एक मंत्री और एक मंत्रालय बनाया भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए। और इस तरीके से जो 100 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम बने, जैसे बैंक बने, इंश्योरेंस कंपनियां बनी, पेट्रोलियम कंपनियां बनी, गैस कंपनियां बनी, ओएनजीसी बना, एयरपोर्ट बने, पोर्ट बने, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां बनी जिनमें सरकार के अधीन ये सारे उपक्रम थे। उनके अंदर लाखों लोगों को नौकरियां मिलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकारों ने धीरे धीरे करके सारे पीएसयूज बेच दिए, और जो पीएसयू बिक गया वो प्राइवेट हाथों में चला गया। वहां आपके लोगों की नौकरियां खत्म, ना वहां एससी की नौकरी, ना एसटी की नौकरी, ना ओबीसी की नौकरी। तो आपकी तो नौकरी के अवसर भी बंद कर दिए। और ऊपर से एक और बड़ा कदम उन्होंने ये उठाया कि 12वीं के बाद आपको कोई भी एडमिशन लेना है तो अब नंबर के आधार पर नहीं होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पहले एंट्रेंस की कोचिंग लो, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस की कोचिंग लो, आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस की कोचिंग लो, आपको लॉ में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस की कोचिंग लो, आपको मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस की कोचिंग लो, आपको किसी भी प्रकार की हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस की कोचिंग लो। और कोचिंग का कितना खर्चा है? कम से कम 3 लाख से 4 लाख रुपया कोचिंग करेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपके बच्चे का एंट्रेंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, लॉ में नंबर आ जाए। और बाई चांस नंबर आ गया, 3 लाख खर्च कर दिए कोचिंग पे, कोचिंग करने के बाद आपके बच्चे ने एंट्रेंस पास कर लिया, अब आपके बच्चे का एडमिशन ऑफर हुआ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, या आपके बच्चे का ऑफर हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपके बच्चे को ऑफर हुआ सरकारी मेडिकल कॉलेज में, आपके बच्चे को एडमिशन ऑफर हुआ आईआईएम में, आईआईटीज में, तो आपने कभी फीस देखी है? सरकारी लॉ कॉलेज की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की फीस देखना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की फीस देखो, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस देखो, आईआईएम की फीस देखो। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा, सारे नहीं बताऊंगा, उसी से अंदाजा लग जाएगा। जिस प्रकार हमारी माता बहनें घर में जब खाना बनाती हैं, चावल उबालती हैं, तो एक दाना निकाल के वो देख लेते कि चावल पक गया या नहीं पक गया। उसी तरह मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की फीस का चार्ट निकाल लो, अभी गूगल पे निकाल लो, तो आपको पता चलेगा कि जो 3 लाख की कोचिंग करके आपके बच्चे ने लॉ का एंट्रेंस पास किया है, अब उसको लॉ में एडमिशन लेना है, उसकी 1 साल की फीस 4.25 लाख रुपए है। 1 साल की फीस 4.25 लाख रुपए, हॉस्टल का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, सारे खर्चों को जोड़ लो। जब आप सारे खर्चों को जोड़ लोगे तो पता चलेगा 1 साल के अंदर कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एलएलबी की डिग्री, बीए एलएलबी की 5 साल की है, यानी 25 लाख रुपए दोगे तो आपका बच्चा 5 साल की लॉ की डिग्री कर पाएगा। कम से कम 20 लाख दोगे तो आपका बच्चा इंजीनियरिंग की डिग्री कर पाएगा। कम से कम 30 लाख खर्चोगे तो आपका बच्चा आईआईएम से एमबीए की डिग्री कर पाएगा। तो अब ये बताइए, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जिनमें 98 से 99% परिवारों की इनकम हर महीने की 5,000 से 20,000 रुपये महीना है, क्या इतने पैसे कमाने वाला कोई भी परिवार अपने बच्चों को ये जो जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है इनमें पढ़ाने का खर्चा उठा सकता है क्या? क्या वो 20-25 लाख रुपए खर्च कर सकता है क्या? तो पैसे के अभाव में आपके बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। आपके बच्चे काबिल हो सकते हैं, वो एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? तो आपकी तो नौकरी भी गई और आपकी पढ़ाई भी गई। और ज्यादातर लोग एससी, एसटी, ओबीसी के 4th क्लास में आया करते थे, चपड़ासी लग जाते थे और चौकीदार लग जाते थे, माली लग जाते थे, सफाई कर्मचारी लग जाते थे। लेकिन पिछली जो सरकार थी 2002 और 2003 के टाइम पर बीजेपी की, उसने 4th क्लास की नौकरियों को आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। अब ठेकेदार भर्ती करता, जब मर्जी निकाल देता और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जहां आपकी ज्यादा नौकरी लगती थी वो सब प्राइवेटाइज हो गया, जहां पढ़ लेते थे वो स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई महंगी हो गई। तो आपके बच्चे से शिक्षा भी गई और आपके बच्चे से नौकरी भी गई। जब ना शिक्षा होगी ना नौकरी होगी, आप सोचते हैं कि हमारे लोग एमएलए बन रहे हैं, हमारे लोग एमपी बन रहे हैं, हमारे लोग मंत्री बन रहे हैं, ना तो हमारे एमएलए बन रहे हैं, ना एमपी बन रहे हैं, ना मंत्री बन रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब जिस वजह से हमें सांसद विधायक बनाना चाहते थे, वो इस देश के समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, ताकि हमारे समाज के लोग जब सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो अपने समाज के मुद्दों को सदन में उठाएंगे,
उनके लिए लड़ेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज तो हमारे सांसद विधायक अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम हो गए हैं। वो समाज की बात सदन में उठाते ही नहीं। ऐसे ऐसे बिल पास हो जाते हैं उसी सदन के अंदर हमारे लोगों के रहते, जो हमारे लोगों की शिक्षा को छीन रहे हैं, जो हमारे लोगों की नौकरी को छीन रहे हैं, जो हमारे लोगों को खुलेआम खत्म कर रहे हैं, जो संविधान को खत्म करने वाले हैं। ऐसे कानून आज संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर पास हो रहे हैं। तो क्या हमारा प्रतिनिधित्व हमें मिल रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो शिक्षा खत्म हो रही है, नौकरी खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ जो बहुजन समाज की हम बात करने वाले लोग हैं, हम समझते हैं हमारे पास वोट ज्यादा है, हम सरकारें बनाएंगे। लेकिन बनाओगे कैसे? आपकी इतनी वोट होते हुए भी इलेक्शन कमीशन जिस तरह SIR करवा रहा है, लोगों की वोट काट रहा है। आप मुझे बताइए, आपने भी देखा होगा, हमारे दलित बस्तियों में वोट कटी होंगी, पिछड़े बस्तियों में वोट कटी होंगी, माइनॉरिटी में वोट कटी होंगी। क्या वोट कटने के बाद कोई नोटिस आज तक रजिस्टर्ड पोस्ट आया किसी के पास? किसी के पास नहीं आया होगा। वोट कटता किसका है? दलित का, आदिवासी का, पिछड़े वर्ग का, माइनॉरिटी का। इसीलिए ये कुछ लोग जो देश को बदलना, देश के संविधान को खत्म करना चाहते थे, 400 पार का नारा दिया था। ये तो अच्छा हुआ आप लोगों ने 400 पार से आने से उनको 240 पे रोक दिया और संविधान बदलने में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन उन्होंने दूसरा छल कर लिया। उन्होंने ज्ञानेश कुमार नाम के व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के इस देश को खत्म करने का उन्होंने जिम्मेदारी मिलके ले ली है। और उसमें कुछ न्यायिक अधिकारी जो रिटायर हुए हैं, कुछ जो ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हुए हैं, वो सारे मिलकर, आपको पता होगा अभी 3-4 दिन पहले 272 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड ऑफिसर, सब लोगों ने मिलके राहुल गांधी जो पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो उनके सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उसी राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और कुछ ऑफिसर्स को पीछे लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन सारे अधिकारियों से, वो रिटायर्ड जजों से, रिटायर्ड ऑफिसर्स से, जब इस देश के अंदर एक यादव को कथावाचन करने पर उसकी चोटी काट ली जाती है। वैसे तो अन्याय हम भी कर रहे हैं, क्योंकि लंच का टाइम जो हो गया और हमने प्रोग्राम को थोड़ा लंबा कर दिया। लोगों का भी तो धैर्य होता है।